ऋषि ने जिस लड़की को फोन किया था वह और कोई नहीं Ask.in कंपनी की मालिक छवि थी। छवि की कंपनी लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती थी। मैम, मुझे मेरी मदर के लिए एक बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है जो घर पर आकर उनको थेरेपी दे सके और उनकी देखभाल भी करे। श्योर सर, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, हमसे आपको हमारी बेस्ट सर्विस मिलेगी। आप डिटेल्स बता दीजिए, पेशेंट का नाम और एड्रेस, साथ ही कब चाहिए ये भी। पेशेंट नाम सुधा राठौड़, एड्रेस लिखिए और मुझे कल से इनके थेरेपी सेशन शुरू करने हैं। ओके सर, थैंक यू। ऋषि जैसे ही फोन रखता है सुधा उस पर भड़क जाती है। बेटा, इसकी क्या जरूरत है? तुझे क्या लगता है तेरी माँ बूढ़ी हो गई है? अभी भी बहुत जान है तेरी माँ के शरीर में। नहीं तो मेरी माँ बूढ़ी नहीं हुई है, मैं तो बस उसे जवान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी पास जा रहे नौकर के हाथ से कुछ सामान गिर टूट जाता है। ये देख ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठा देता है। तुम जैसे मामूली लोग काम पर रखने के लायक ही नहीं होते हो, सीधा सीधा बनकर सिर्फ नुकसान ही करते हो हमारा। ऋषि, ही गलती से हुआ है, बस भी कर अब। कितना गुस्सा है तुझमें, ऐसा ही रहा तो कौन करेगा तुझसे शादी? कौन? तो मर नहीं जाऊंगा शादी के बिना। किसी को रहना है तो ऐसे ऋषि के साथ रह लेगी, वरना भाड़ में जाए वो। ऋषि की तेज आवाज सुन वहाँ सब सहम जाते हैं। कमरे में काम कर रही प्राची के पास छवि का फोन आता है। गेस व्हाट, तुझे नौकरी मिल गई है। नहीं, तू झूठ बोल रही है, पर इतनी जल्दी कैसे? अरे सच बोल रही हूँ मेरी जान। कोई सुधा राठौर पेशेंट है, तुझे कल से ही ज्वाइन करना है। मैं पता भेज रही हूँ, अब तो तेरे अच्छे दिन आ ही गए हैं। प्राची बहुत खुश होती है, मगर जिनकी किस्मत में ग्रहण लगा हो वहाँ खुशियां भी दबाकर लूडो खेलती हैं। कभी खुशियों का पासा उस पाले में तो कभी गम की गोटियां इस पाले में। प्राची को खुशी जाहिर करने के 2 पल भी नहीं मिले थे कि अचानक उसे पीहू की चीख सुनाई देती है। मम्मा, नहीं नानी नहीं, मत मारो। प्राची भागकर जाती है तो देखती है देवकी ने पीहू की हथेली सामने कर रखी है और उस पर डंडे मार रही है। क्योरी, यही सिखाया है क्या तेरी माँ ने कि घर में चोरी कर? क्या हुआ है मामी, मेरी पीहू चोरी नहीं कर सकती। मामा कुछ तो बोलिए मामी को, मेरी पीहू बहुत छोटी है। मामा मुंह मत फेरिए ना। इस घर का ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। देवकी और नौटंकी खत्म करके फटाफट मेरे कमरे में चाय नाश्ता भिजवा दो। प्रकाश वहाँ से चला जाता है। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक मासूम पर सारे जल्लाद एक साथ टूट पड़े थे। क्या बीत रही होगी बेचारी बेबस माँ पर। और देवकी जैसे ही डंडे मारती है, प्राची अपना हाथ बीच में ले आती है और देवकी उसे बहुत बार मारती है। पीहू, तू हट जा यहाँ से। मामा। कोई नहीं सुनने वाला था। यही तो है संसार। मम्मा, मैंने चोरी नहीं की, आपने कुछ खाया नहीं था ना, तो मैं बस आपके लिए फल उठाकर लेके जा रही थी, तभी नानी ने मुझे पकड़कर मारा। मामी, ये बच्ची है, आखिर क्यों? तभी देवकी पीहू का मुंह भींचकर उसकी और आंखें निकालकर झल्लाती है। सुन रही बंदरिया, ये घर तेरी अम्मा या मम्मा किसी का नहीं है। तुम लोग यहाँ नौकर हो, वो भी किराया देकर रहने वाले, इसलिए यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा दो और खाना लो। ठीक है मामी, मुझे नौकरी मिल गई है, अब हम यहाँ मुफ्त में नहीं रहेंगे। चलो बच्चे, अंदर चलो मेरे साथ। पीहू प्राची के साथ अंदर जाकर उसकी गोद में चिपक कर रोने लगती है। मामा, पापा होते तो क्या ऐसा होता? यहाँ आने से पहले आप जो परिवार से मिलने के बारे में कह रहे थे, वो परिवार कब आएगा मम्मा? हम उस परिवार के पास कब जाएंगे? मुझे नहीं रहना यहाँ। चलो ना मम्मा, मुझे परिवार के पास ले चलो। बोलो ना मम्मा। रोते नहीं है मेरी चकोरी, बस सो जा, अपनी माँ से ऐसे ही चिपक कर सो जा। सो जा, चुप हो जा, सो जा, रो रो कर मेरी बच्ची तू किसको पुकारे। इस घर के लोग तुझे छोड़ दिए सारे। सो जा, चुप हो जा, सो जा। पीहू सो चुकी थी। प्राची उसकी पीड़ा भरे हाथों को चूमती है। तेरे पापा ही तो नहीं है पीहू, तभी तो मैं यहाँ हूँ, वरना जिंदगी कुछ और ही होती। स्वर्ग से निकलकर नरक में आते हैं कुछ लोग, या कहूँ तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं। जब बारी तेरी और मेरी आई
तो नरक से निकल करके भी मैं तुझे नरक में ही ले आई, पर तेरी माँ भी थकी नहीं है। मैं बनाऊंगी तेरा स्वर्ग बेटा। और अगले दिन प्राची भगवान के आगे हाथ जोड़कर उस पते पर पहुंचती है। दरवाजा अर्पित खोलता है। तभी सीढ़ियों पर खड़ा ऋषि भी उस ओर देखता है, मगर अर्पित की आड़ में उसे प्राची नजर नहीं आती। जी, वो मैं जॉब के लिए आई हूँ। आइए, आप ना उस कमरे में वेट करिए। प्राची बैठ जाती है। तभी सुधा ऋषि के पास जाती है। ऋषि, थेरेपिस्ट तो आ गई है, मगर मैं ये सब कैसे कराऊं? माँ, लड़की ही तो है वो। क्या बोला, लड़की है? नहीं नहीं, घर में 3 जवान मर्द हैं और ये सब नहीं। नहीं नहीं, मना कर दे उसे अभी। जी शांत, शादीशुदा है, मैंने देख लिया उसके कागजात। कोई मिसेस शर्मा है। ये सुन बुआ की जान में जान आई। क्या यार बुआ, मसाज वाली से शादी थोड़ी करूंगा अब मैं, तुम भी ना। और ऋषि घर से चला जाता है। सुधा प्राची के पास जाती है। मैम, आपकी जॉब फाइनल हो गई है। प्राची आगे कुछ बोलती कि तभी वह सुधा के पांव छू लेती है। मैम, आप मुझे मैम ना बुलाएं, बेटी की उम्र की हूँ, और अगर आपका ध्यान अपनी माँ की तरह ना रखा तो फिर ठीक कैसे होंगी आप? सुधा को प्राची की बात दिल छू गई। हाँ, मगर एक शर्त है, अगर तुम भी मुझे मैम ना बुलाओ तो। मैं भी तो माँ जैसी ही हूँ, तो बेटी हुई ना तुम तो। यहाँ सब माँ जी बोलते हैं, तुम भी माँ जी ही बोलो। मैं आपकी सेवा करके बहुत खुश होंगी माँ जी। अब चलिए थेरेपी शुरू करते हैं। और प्राची सुधा के इलाज में लग जाती है। प्राची का मैसेज आ गया। अब उसे पते पर जाकर ये फॉर्म साइन करा लाती हूँ, इससे प्राची का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और छवि वहां के लिए निकल जाती है। हॉल में मैट बिछाकर सुधा वहीं प्राची के कहे अनुसार लेटी हुई थी। तभी पास बैठी गायत्री बार बार प्राची के सूने गले और कोरी मांग को देख रही थी। कागज में तो मैसेज लिखा था, तो ये मिसेस वाले लक्षण क्यों नहीं दिख रहे मुझे इसमें? माँ जी, मैं वॉशरूम होकर अभी आई। जैसे ही प्राची अंदर जाती है, उधर से ऋषि घर में लौट आता है। ओह माँ, कसरत वसरत, लगता है बड़ी जोर थेरेपी चल रही है। अब तो मेरी माँ ही बनेगी अगली सुमो पहलवान। चुप कर बदमाश। उधर ऋषि अपने रूम में जाता है तो प्राची बाहर आती है। तभी उधर से गुजर रहे सक्षम की नजर प्राची पर पड़ती है और वह घबराकर हॉल की ओर भागता है। तभी दरवाजे पर वह छवि को आता देखता है। भाई, आफत घर तक आ गई है। सक्षम ऋषि के कमरे में हाफता हुआ जाता है। भाई, क्या कांड करके आए हो तुम? वो दोनों लड़कियां हमारे घर तक आ गई हैं। अब तो लग गई हमारी। बुआ श्री और माता श्री को जरा सा भी पता लग गया ना, तो सारे नाइट पार्टीज, बाहर जाना सब खत्म। कुछ करो भ्राता श्री, कुछ करो। चुप भी कर, मुझे तो बोलने दे। आखिर वो दोनों घर तक आई कैसे और क्यों? जो बात वहीं खत्म हो गई थी, उन्हें इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? और प्राची छवि से मिलकर खुश होती है। चल, अब आगे की बात करते हैं। लो, एक और लड़की आई है घर में। चल अर्पित, अब तू तो मुझे मंदिर ही ले जा। यहाँ तो मेरा मन शांत होने से रहा। बुआ के बेटे अर्पित का कद, उम्र सब बड़ी तो थी, मगर वह दुनियादारी की समझ में जरा कच्चा था। आज भी अपनी ही माँ के साथ सोया करता था। चीजें थोड़ा देरी से समझता था। ऐसे लोगों का दुनिया की इस भीड़ में गुम जाने की संभावना पूरी होती है। और दोनों मंदिर के लिए चले जाते हैं। ऋषि दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और तभी वह छवि और प्राची को पास देखकर जोर से उस ओर जाता है कि अचानक ऋषि का पांव फिसलता है और वह पास के पर्दे में उलझकर पर्दे समेत प्राची के ऊपर गिरता है। दोनों पर्दे से ढके हुए थे और एक दूसरे की बाहों में सिमटकर फर्श पर गिरे थे। कमाल है, पनौती बाहों में, मगर खुशबू मुझे मेरी वाली की आ रही है। तुम मुझे अब पागल कर रही हो अनजान लड़की। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तभी प्राची ऋषि का चेहरा देख भड़क जाती है। हटाओ ये पर्दा। छवि और सक्षम पर्दा हटाते हैं। प्राची खड़ी होती है और बिना कुछ सोचे समझे ही ऋषि के एक जोरदार तमाचा और लगाती है। एकदम सन्नाटा छा गया था। ऋषि बेचारा पिछली चोट से निकलता कि ये प्राची उसे पहले ही एक नया गम गिफ्ट रैपर में लपेटकर दे देती और बूम, वह बस गाल ही मलता रह जाता। लो, फिर लग गया भाई को। बदतमीज, बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे धमकाने डराने के लिए तुम यहाँ तक आ गए। आखिर पता भी है तुम्हें मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती, जॉब है मेरी यहाँ। माँ जी, ये लड़का बहुत खराब है, आप प्लीज इसे बाहर निकलवाइए। और हाँ, साथ में इस छोटे नवाब को भी, छपरी कहीं का। अरे मुझे क्यों बीच में ले रही हो? भाई से लड़ो ना, लड़ना है तो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है ये सब? ऋषि बेटा, ये सब क्या बोल रही है प्राची? पता नहीं माँ, मैं भी इन मैडम की बकवास कब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शर्मा मैम आप ही हैं, मेरी माँ की फिजियो। प्राची और छवि ये सुनकर एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं। ये तो माँ बेटे निकले। मर गए प्राची,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मेरा ही घर है मैडम, राठौड़ मैंशन, और मैं ऋषि राठौड़, सुधा राठौड़ का बड़ा बेटा, वही लड़का जिसका गाल आपने दिल्ली का हाईवे बना रखा है, जहां थप्पड़ों का जाम तो खत्म हो ही नहीं रहा। हेलो मैडम, हाँ बर्थडे गर्ल आप ही, मैं हूँ सक्षम राठौड़, माँ का छोटा बेटा, लुक्खा नहीं घर का चिराग हूँ। छवि और प्राची का तो घबराहट से गला ही सूख गया था। ओहो, मुझे कोई मैटर बताएगा भी या नहीं? अच्छा हुआ तेरे बाबा और बुआ यहाँ नहीं है, वरना तो। मैटर कुछ नहीं है, बस माँ ये यहाँ काम नहीं कर सकती है। मैं बस मेरे घर में शांति चाहती हूँ, बेटी तुम जाओ यहाँ से। प्राची की आंखों में घोर आंसू थे, उसे बस उसकी भूखी बेटी पीहू का चेहरा नजर आ रहा था। प्राची छवि के साथ वहां से चली जाती है, ऋषि उसे घूरता हुआ देख रहा था। पनौती कहीं की, जहाँ जाती है बस काम ही खराब करती है। अरे मेरी हीरोइन, जल्दी चल, मंदिर में आरती का समय हो रहा है, मंदिर ही जाना है, कोई पार्टी में नहीं जाना। ओहो माँ, अगर मंदिर में कोई मुझे देखकर पसंद कर ले तो अच्छा ही तो दिखनी चाहिए हो ना मैं। और दोनों रिक्शा में बैठकर चली जाती हैं और मंदिर पहुंचती हैं। आरती शुरू होती है। उसी पूजा में गायत्री अपने बेटे अर्पित के साथ आई थी। ले बेटा अर्पित, नारियल तोड़ दे। और अर्पित जैसे ही नारियल तोड़ने लगता है तभी वृंदा के कान के झुमकों का फोकस उसकी आंखों पर लगता है, जिससे अर्पित की आंख चौंधिया जाती है और उसके हाथ से नारियल छटक कर पहले देवकी के सिर पर लगता है और फिर वृंदा की। आह, मार डाला रे, मार डाला। ये देख वृंदा को भयंकर क्रोध आता है और वह जाकर अर्पित के कॉलर पकड़ लेती है। क्यों रे अंधे, जब तुझसे नारियल संभलता नहीं तो भगवान के आगे चढ़ाने की बजाय उसे अपने ही सर पर मार लेना। अर्पित बेचारा घबरा गया था। माँ बचाओ बचाओ। और गायत्री पीछे से आकर वृंदा के कंधे पर हाथ रखती है कि तभी वृंदा गायत्री के सामने मुक्का दिखाती है। कौन आ रहा है बीच में? तुनक मिजाज गायत्री और वृंदा दोनों आमने सामने थे। गायत्री उसे क्रोध से देखती है, तभी देवकी आकर वृंदा को शांत करती है। माफ करना बहन जी, सब कुछ बस ऐसे ही हो गया। तो चल यहाँ से वृंदा, चल। ऐसी औलाद होने से अच्छा तो मेरी कम दिमाग की औलाद ही अच्छा है। वृंदा जाते हुए अर्पित को घूर रही थी और वह डरता हुआ अपनी माँ की ओट में छिपकर उसे देख रहा था। परिवारों की टकराव ने बनते हुए रिश्तों में ना मिटने वाली गहरी खाई बना दी थी। क्या ये जोड़ियां आपस में अपनी किस्मत की डोर खुद जोड़ पाएंगी या रिश्ते ऐसे ही और बिखरते जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए एक विवाह ऐसा भी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।